नमस्कार मित्रों। आज हम 7 जनवरी को पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते मैं करंट अफेयर्स नहीं अपलोड कर सका कुछ कारणों की वजह से, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से डेली करंट अफेयर्स अपलोड होंगे। तो देखते हैं, पहला विषय है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तो जीएस पेपर 1 से लिंक्ड है। इसका कंटेक्स्ट है Why stakes are high in renaming of Aurangabad as Sambhajinagar? There is a long-standing demand of the Shiv Sena for renaming Aurangabad city in Maharashtra as Sambhajinagar. महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजीनगर किए जाने के लिए शिवसेना लंबे समय से मांग कर रही है। द सिटी एंड इट्स नेम देखते हैं। Aurangabad was built in 1610 by Malik Ambar of the Nizam Shahi dynasty. It was renamed Aurangabad by Mughal Emperor Aurangzeb when he made it his capital. मुगल बादशाह औरंगाबाद का निर्माण वर्ष 1610 में निजाम शाही वंश के मालिक मलिक अंबर द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था और इसे औरंगाबाद नाम दिया था। Why there is a demand for renaming? नाम परिवर्तन करने की मांग क्यों है? Aurangzeb, who lived in Aurangabad until his death, tortured and killed Chhatrapati Sambhaji Maharaj, son of the Maratha warrior King Chhatrapati Shivaji Maharaj. Thus, they are demanding that the city be renamed Sambhajinagar. औरंगजेब अपनी मृत्यु के समय औरंगाबाद में निवास कर रहा था। औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके हत्या की थी। इसलिए औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर किए जाने की मांग की जा रही है। पृष्ठभूमि देखते हैं। In 1995, the Aurangabad Municipal Corporation (AMC) passed a resolution to rename Aurangabad as Sambhajinagar. वर्ष 1995 में औरंगाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा टॉपिक जीएस पेपर 2 से लिंक्ड है, जिसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं: सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। दूसरा जो टॉपिक है, इसका विषय है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। तो देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका कंटेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को एक अद्वितीय परियोजना मानने से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए महत्तम अथवा अत्युक्तिपूर्ण न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। The Supreme Court has refused to treat the Central Vista project as a unique one requiring greater or heightened judicial review. उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी देखते हैं। What has the court said? A majority view of the Supreme Court said the government was entitled to commit errors or achieve successes in policy matters without the court's interference as long as it follows constitutional principles. It is not the court's concern to inquire into the priorities of an elected government. Judicial review is never meant to venture into the mind of the government and thereby examine validity of a decision. सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के बहुमत सदस्यों ने कहा कि जब सरकार संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती है, तब तक वह अदालत के हस्तक्षेप के बगैर नीतिगत मामलों में गलतियां करने अथवा सफलता हासिल करने की हकदार होती है। निर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में पूछताछ करना अदालत की चिंता का विषय नहीं है। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य सरकार के मस्तिष्क में उद्यम करना और इस प्रकार किसी निर्णय की वैधता की जांच करना नहीं है। What is a judicial review? न्यायिक समीक्षा क्या है? Judicial review is the power of a judiciary to review any act or order of legislative and executive wings and to pronounce upon the constitutional validity when challenged by the
affected person। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को प्राप्त एक शक्ति है जिसके अंतर्गत वह सरकार के विधायी तथा कार्यकारी अंगों द्वारा पारित किसी अधिनियम या आदेश से किसी प्रभावित व्यक्ति के चुनौती दिए जाने पर इन कानूनों या फिर आदेशों की समीक्षा तथा इनकी सार्वजनिकता संवैधानिकता पर निर्णय करती है। जुडिशियल रिव्यू प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में न्यायिक समीक्षा की स्थिति। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। आर्टिकल्स 13, 32, 13, 136, 142 and 147 of the Constitution. The power of judicial review is evoked to protect and enforce the fundamental rights guaranteed in Part 3 of the Constitution. भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का स्रोत भारतीय संविधान है। संविधान का अनुच्छेद 13, 32, 136, 142 और 147 मुख्यतः इससे लिंक्ड है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा करने और इन्हें प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में संसद और राज्य विधानसभाओं को देश के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को समाप्त करने अथवा इनका हनन करने वाले कानून बनाना निषेध किया गया है। अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के प्रावधान किए गए हैं तथा इसके तहत किसी भी कानून को मूल अधिकारों के असंगत अथवा अल्पीकरण करने की सीमा तक अमान्य माना गया है। Article 13 of the Constitution prohibits the Parliament and the state legislatures from making laws that may take away or abridge the fundamental rights guaranteed to the citizens of the country. The provisions of Article 13 ensure the protection of the fundamental rights and consider any law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights as void। वही अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के प्रावधान किए गए हैं तथा इसके तहत किसी भी कानून को मूल अधिकारों के असंगत पाने अथवा अल्पीकरण करने की सीमा तक अमान्य माना गया है। अब जानते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट looks at the original intent of the constitution, looks at the intent of the legislatures that wrote the law, respectful of precedents, argue that changes to the constitution can only be made through the amendment process। और एक्टिविज्म को क्या करना चाहिए? एक्टिविज्म जजेस शुड look beyond the original intent of the farmers, living constitution changes over time। Judges should active action is necessary action is active action is necessary and appropriate at times, can be involved in interpreting and enlarging laws। अब देखते हैं गल्फ लीडर्स साइन डील टू एंड ईयर्स लॉन्ग डिस्प्यूट। कुछ वर्षों पुराने विवाद को खत्म करने हेतु खाड़ी देशों के नेताओं द्वारा समझौता। इसका संदर्भ है Gulf leaders have signed a solidarity and stability deal after leaders of Saudi Arabia and Qatar publicly embraced bringing Dhaka back into the regional fold after a 3-year-long rift। हाल ही में सऊदी अरब और कतर के नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से गले मिलने के बाद खाड़ी देशों के नेताओं द्वारा एकजुटता एवं स्थायित्व सोलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 3 साल की लंबी अनबन के बाद दोहा को वापस क्षेत्रीय समूह में शामिल कर लिया गया। What was the dispute? तो अब देखते हैं कि विवाद क्या था। Saudi Arabia had led a coalition of countries in the Gulf and beyond to cut ties and transport links with Qatar in June 2017, charging that it was too close to Iran and backed radical Islamist groups allegations that Doha denied। तो विवाद यह था, सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देशों के समूह ने जून 2017 में कतर से राजनयिक, कारोबारी एवं परिवहन संबंधों पर रोक लगा दी थी। इन देशों ने कतर पर ईरान के नजदीक होने तथा कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को समर्थन का आरोप लगाया था। कतर ने आरोपों को खारिज करते हुए इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था। इस क्षेत्र में शांति महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखते हैं
पीस इन द रीजन इज इम्पोर्टेंट। वाई पीस इन द रीजन इज इम्पोर्टेंट? इस क्षेत्र में शांति महत्वपूर्ण क्यों है? एनी काइंड ऑफ instability in the Middle East tends to send up oil prices, and the longer prices stay high, the more likely it is that it will cost more to fill up your tank. Qatar is the world's biggest supplier of LNG, and Egypt and UAE are key recipients. India depends on Qatar for 90% of its natural gas requirements. Qatar's sovereign wealth fund and other state-owned entities, as well as Qatari private investors, are looking at investment options in infrastructure in India. मध्य पूर्व या फिर मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना रहती है, और दीर्घकालीन अस्थिरता की स्थिति में तेल की उच्च कीमतें बरकरार रहती हैं। कतर विश्व में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, तथा मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं। भारत अपनी 90% प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं के लिए कतर पर निर्भर है। अब देखते हैं कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में। इसका कंटेक्स्ट है inaugurated recently by PM. It is 450 km long. It provide another 21 lakh PNG connections. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। कुल 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके द्वारा 21 लाख नए पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसकी प्रमुख बातें देखते हैं। As a part of efforts to make India natural gas based economy, 10,000 more CNG compressed natural gas stations would be opened and several lakh PNG piped natural gas household connections given in the coming days. भारत को प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास के तहत 10,000 नए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन खोले जाएंगे, और आने वाले दिनों में कई लाख परिवारों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल ठोस योजनाएं तैयार की गई हैं। The government would make substantial investment in coal and gas sectors. The plan was to increase the share of natural gas in the energy sector from the present 6% to 15% by 2030. सरकार द्वारा कोयला और गैस क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने की योजना है। अब देखते हैं वन नेशन वन गैस ग्रिड कंसेप्ट। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड की अवधारणा क्या है? It will be high voltage electric power transmission network in mainland India, connecting power stations and major substations and ensuring that electricity generated anywhere in mainland India can be used to satisfy demand elsewhere. एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के तहत भारत के मुख्य भूभाग में पावर स्टेशनों और प्रमुख प्रमुख सब स्टेशनों को जोड़ने वाला एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कहीं भी उत्पादित विद्युत का अन्यत्र स्थानों पर मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेशनल ग्रिड। ग्रिड मैनेजमेंट ऑन रीजनल बेसिस स्टार्टेड इन 60s. Initially, state grids were interconnected to form regional grid, and India was demarcated into 5 regions, namely northern, eastern, western, northeastern, and southern region. In August 2006, north and east grids were interconnected, thereby 4 regional grids, northern, eastern, western, and northeastern grids are synchronously connected, forming central grid operating at the one frequency. भारत में क्षेत्रीय आधार पर ग्रिड प्रबंधन का कार्य 60 के दशक में आरंभ हुआ। शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए राज्य ग्रिड परस्पर जुड़े हुए थे
और भारत को 5 क्षेत्रों जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में बांटा गया था। अक्टूबर 1991 में उत्तर पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को जोड़ा गया। मार्च 2003 में पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र को परस्पर जोड़ा गया। On 31st December 2013, Southern region was connected to central grid in synchronous mode and the commissioning of 765 kV kilo voltage Raichur Solapur transmission line, thereby achieving one nation one grid one frequency। अगस्त 2006 में उत्तर और पूर्वी ग्रिड को आपस में जोड़ा गया और इस प्रकार 4 क्षेत्रीय ग्रिड उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ग्रिड को समसामयिक रूप से जोड़कर एक आवृत्ति पर कार्य करने के लिए केंद्रीय ग्रिड का निर्माण किया गया। अब देखते हैं हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस एशियाई जलीय पक्षी गणना। संदर्भ है आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय एशियाई जलीय पक्षी गणना 2020 से शुरू की गई। द 2-day एशियन वर्ल्ड बर्ड सेंसस 2020 commenced in Andhra Pradesh। About AWC, Asian World Water Bird Census is an annual event in which thousands of volunteers across Asia and Australasia count water birds in the wetlands of their country. This event happens every January। एशियाई जलीय पक्षी गणना एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हजारों स्वयंसेवी अपने देश की आर्द्र भूमियों में जलीय पक्षियों वाटर बर्ड्स की गणना करते हैं। This event is coordinated by Wetlands International and forms part of global water bird monitoring program called the International Water Bird Census (IWC). It was started in the year 1987. Its main focus is to monitor the status of water birds and the wetlands in India. The AWC is annually coordinated by the Bombay Natural History Society (BNHS) and Wetlands International। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी में किया जाता है। इसका आयोजन का संचालन वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और वैश्विक जलीय पक्षी निगरानी कार्यक्रम द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस (IWC) का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। यह मुख्यतः जल पक्षियों और आर्द्र भूमियों की स्थिति की निगरानी पर केंद्रित है। व्हाट आर वाटर बर्ड्स? वाटर बर्ड्स क्या है? माफ कीजिए, इसमें और एक पॉइंट है। भारत में एशियाई जलीय पक्षी गणना AWC वार्षिक रूप से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHC और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित की जाती है। अब देखते हैं व्हाट आर वाटर बर्ड्स। According to Wetlands International (WI), water birds are defined as species of birds that are ecologically dependent on wetlands। These birds are considered to be an important health indicator of wetlands of a region। वेटलैंड्स इंटरनेशनल WI के अनुसार वाटर बर्ड जलीय पक्षियों को पारिस्थितिक रूप से आर्द्र भूमियों पर निर्भर पक्षियों की प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन पक्षियों को किसी भी क्षेत्र की आर्द्र भूमियों का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक माना जाता है। उनके स्वास्थ्य के संकेत के बारे में जाना जा सकता है। अब देखते हैं कि माफ कीजिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स ओवर डेवलप्ड 20 अदर्स। इंटरनेट बंद होने के कारण पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को देखते हैं। Findings of a report by the UK-based privacy and security research firm Top 10 VPN over on economic impact due to internet shutdowns। हाल ही में ब्रिटेन की एक निजता एवं सुरक्षा अनुसंधान फर्म टॉप 10 VPN द्वारा इंटरनेट बंद होने के कारण पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। Key findings: India suffered the biggest economic impact in the world in 2020 due to internet shutdowns, up to 8,927 hours and 2.8 billion losses। वर्ष 2020 के दौरान भारत में इंटरनेट बंद होने के कारण विश्व में सर्वाधिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। भारत में इंटरनेट बंद होने से 8,927 घंटे
और $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। इंटरनेट बंद और इंटरनेट शटडाउन क्या है? इंटरनेट शटडाउन is an international disruption of internet on or electric communications, rendering them inaccessible or effectively unstable for a specific population or within a location, often to exert control over the flow of information. इंटरनेट शटडाउन का तात्पर्य इंटरनेट सेवाओं अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार को जानबूझकर बाधित करना है। इसके द्वारा प्रायः सूचनाओं के प्रवाह पर नियंत्रण करने हेतु किसी विशिष्ट आबादी के लिए अथवा किसी स्थान विशेष पर इंटरनेट सेवाओं को पहुंच से बाहर अथवा प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन दैट एरियाज दैट आर affected. As in previous years, India continued to restrict internet across more than any other country over 75 times in 2020. The majority of these blackouts were highly targeted, affecting groups of villages or individual city districts, and so we are not included in this report, which focuses on larger region-wide shutdowns. पिछले वर्षों की भांति भारत द्वारा किसी अन्य देश की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान 75 से अधिक बार इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। चूंकि टॉप 10 वीपीएन की रिपोर्ट बड़े क्षेत्रव्यापी शटडाउन पर केंद्रित है, अतः इनमें से अधिकांश ग्राम समूहों अथवा जिला शहरों को प्रभावित करने वाले सॉरी संक्षिप्त एवं लक्षित इंटरनेट बंद ब्लैकआउट्स को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। The report made a separate mention of the extended curbs on internet use in Kashmir, with suspension of services lasting from August 2019, when Jammu and Kashmir's special status was scrapped to March 2020 and is still remaining severely throttled with only 2G access available. रिपोर्ट में कश्मीर और इंटरनेट उपयोग पर विस्तारित प्रतिबंधों के बारे में अलग से उल्लेख किया गया है। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जों को समाप्त किए जाने के बाद से क्षेत्र में मार्च 2020 तक इंटरनेट सेवाओं का निलंबन कर दिया गया था, जो कि अभी तक बहाल नहीं किया गया है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में केवल इंटरनेट की 2G सेवाएं उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में इसे किसी लोकतंत्र में सर्वाधिक लंबे समय तक इंटरनेट बंद बताते हुए कहा गया है कि इंटरनेट प्रतिबंधों ने दवाओं के वितरण व्यवसायों और स्कूलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम। सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज to be launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It will be launched under a special purpose vehicle framework through prospective airline operators. The project execution and implementation would be through the Sagarmala Development Company SDCL, which is under the administrative control of the ministry. सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, सागरमाला सी प्लेन सेवा क्या है? इस सेवा को पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सागरमाला शिपलाइन सेवा को कुछ चुनिंदा मार्गों पर विशेष उद्देश्य वाले वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी संरचना के तहत संभावित एयरलाइन परिचालकों के जरिए सी प्लेन सेवा शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड एसडीसीएल के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह कंपनी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, एक और है इसमें, ट्री फूड पार्क्स टू बी सेटअप इन मध्य प्रदेश। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ TRIFED अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स and the Ministry of Food Processing. Tree food parks are food processing centers aiming at promoting value addition to minor forest procedure. It was launched under the Van Dhan Yojana in 2020. The parks procure raw materials from the Van Dhan Kendras and process them to be sold across the country through tribes and India outlets. The minimum support price for minor forest
produce is fixed by the Tribal Affairs Ministry and it is revised every 3 years by a pricing cell constituted under the ministry. ट्राइब फूड जनजातीय खाद्य पार्क। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ट्राइब फूड यानी जनजातीय खाद्य पार्कों की स्थापना की जा रही है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ट्राई फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और इनका लक्ष्य लघु वनोपज को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2020 में वन धन योजना के तहत शुरू किया गया था। ट्राई फूड पार्क में वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद की जा सकती है और प्रसंस्करण के बाद उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से देश भर में बेच दिया जा सकता है। लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे मंत्रालय के अधीन एक मूल्य निर्धारित समिति द्वारा प्रति 3 वर्ष में संशोधित किया जाता है। और इस तरह आज के करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदुओं को हमने चर्चा किया और आगे भी ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रहे मैं हर शाम को पिछले दिन के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।